आज मैं एक अलग से थोड़ा हटकर टॉपिक लेकर आई हूँ। तो देखिए, आज मैं पर्यायवाची लाई हूँ, लेकिन जो जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस में हैं उन शब्दों के पर्यायवाची लेकर आई हूँ। आप ध्यान से देखें, और जब हम पर्यायवाची शब्दों को अच्छे से समझ लेंगे, यानी कि इन टॉपिक्स के मीनिंग को अच्छे से समझ लेंगे, तो उनकी परिभाषा भी हमें बहुत अच्छी और जल्दी से समझ में आ जाएगी। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि जो भी टॉपिक है उसके उस शब्द के अर्थ को समझ लो। आधी तो परिभाषा वही समझ में आ गई, जब परिभाषा समझ में आ गई तो उदाहरण देखेंगे थोड़ा सा, तो उदाहरण के माध्यम से हमें और भी अधिक समझ में आ जाएगा। इसीलिए पर्यायवाची शब्दों को, यानी कि समानार्थी शब्द, हम देखते हैं कि इन शब्दों के समानार्थी शब्द क्या क्या हो सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है एक कि इनके शब्द इस तरीके के हैं, अगर इनके मीनिंग ये हैं तो इनकी परिभाषा क्या होगी। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं अरुणा कालिया के साथ। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया लाइक कर दो और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज मैं सबसे पहले लेकर आई हूँ समास। समास शब्द का हम समानार्थी शब्द देखेंगे कि इसके पर्यायवाची और क्या क्या हो सकते हैं। हमने देखा था कि समास का मतलब होता है दो शब्दों को जोड़ने वाला, यानी कि दो शब्दों को तो हम जोड़ते ही हैं, लेकिन क्या मतलब क्या होता है कि संक्षेप में एक बड़ी बात को कम से कम शब्दों में बोलना, संक्षेप में लिखना। तो इसके पर्यायवाची हैं संक्षेप, समर्थन, संग्रह, सम्मिलन, संयोग, है ना। संक्षेप, जैसे माता और पिता है तो और हटा के संक्षेप में कर दिया माता पिता, है ना। और राजपुत्र, राजा का पुत्र, का को हटा दिया, संक्षेप में कर दिया राजपुत्र। इस तरह से जब हम संक्षेप में लिखते हैं, जो शब्द दो शब्दों को जोड़कर लिखते हैं, बीच के को हटाकर जब लिखते हैं तो वो समास हो जाता है। और समास का मतलब है संक्षेप में लिखना या समर्थन लिखना, जो भाव है उनके समर्थन में शब्दों को लिखना। संग्रह यानी शब्दों का संग्रह। सम्मिलन, भाव को हमने सम्मिलित कर दिया कलाकृति में, तो ये सम्मिलन हो गया। संयोग का मतलब ये होता है जोड़ना, दो शब्दों को जोड़ना, कम से कम शब्दों में एक भाव को जोड़ना, संयोग हो गया। आगे देखते हैं अलंकार। अलंकार का मतलब होता है सजावट, गहने, आभूषण, कलाकृति। कलाकृति भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कला ही होती है जब हम किसी की प्रतिभा को उभारते हैं, सुंदरता को निखार कर सामने लाना कलाकृति होता है। आभूषण होता है, इन्हें पहनते हैं तो हमारा रूप निखर आता है। इसी तरह से काव्य को भी, जब हम काव्य को और सुंदर बनाते हैं तो उसमें हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं, यानी कि सजावट का कार्य करते हैं, ताकि जो कविता है वो उभर कर सामने आए और अच्छी लगे, सुंदर लगे, ताकि उसको पढ़ने में आनंद आए। तो जिस आकृति को सुंदर बनाने के लिए जो प्रयास किया जाता है वो कलाकृति होता है। सजावट होता है, गहने पहनाए जाते हैं, आभूषण का मतलब भी गहने होता है, और कलाकृति जो ये सब अलंकार में आते हैं। अब आगे देखो रचना। रचना का मतलब है बनावट, जो वो रचना है। आकृति यानी जो भी हमने आकार दिया है, ढांचा भी आकृति हो गया। साकार रूप, जो हमने अपनी कल्पना को, हमारी जो कल्पना उसको हमने बनावट का रूप दे दिया, हमने साकार रूप दे दिया तो साकार रूप हो गए, तो ये रचना के अंतर्गत आता है। रचना का मतलब बनाया गया, यानी साकार रूप को हमने बनावट का नाम दिया, या फिर हम कहें कि रचना का नाम दिया। आगे देखें अर्थ। अर्थ का मतलब भी होता है अभिप्राय, प्रयोजन, आशय, उद्देश्य, तात्पर्य, मायने। और ये जो धन है, अर्थ का मतलब धन से भी होता है, धन, दौलत, पैसा, मुद्रा, वित्त, संपदा, है ना। तो संपदा यानी वित्त मंत्री आप बोलते हैं ना, फाइनेंस मिनिस्टर को क्या वित्त मंत्री बोलते हैं। तो वित्त यानी कि ये फाइनेंस यानी धन से संबंधित लेखा जोखा रखने वाला, उनका हिसाब रखने वाला वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री। अब आपने
11th में कॉमर्स साइड भी सुनी होगी, और कॉमर्स सब्जेक्ट होता है, तो कॉमर्स सब्जेक्ट भी वित्त से संबंधित होता है, अर्थ यानी धन से संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के लिए वाणिज्य, लेखा जोखा, जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं वो वाणिज्य में होता है, तो वाणिज्य भी इसमें इसके अंतर्गत आता है, धन से रिलेटेड होता है, तो वो भी उसको भी हम अर्थ बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या है? संज्ञा सबको पता है कि नाम है, लेकिन नाम कैसा नाम है? संज्ञा अभिख्या, जिसे एक पहचान दी जाती है, एक नाम दिया जाता है, एक बुलाने के लिए। आख्या मतलब बुलाने के लिए जो नाम दिया गया है वो अभिख्या, अभिधान, शीर्षक, पहचान, प्रसिद्धि, यश, कीर्ति, ये सभी संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। इनको शब्दों को समझ लो, इनके अर्थ को अपने मन में बैठा लो, तो आप संज्ञा की परिभाषा कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा है। संज्ञा छोटे बच्चों से, छोटी क्लास से लेकर हम रटते आते हैं। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में पूछा जाए किसी से तो कि संज्ञा का मतलब, अगर इस डेफिनेशन को साइड में कर दे तो संज्ञा का मतलब क्या है, तो नहीं बता पाते बच्चे, क्योंकि रटा हुआ है, उसका मीनिंग तो हमने समझने की कोशिश ही नहीं की। तो उसकी मीनिंग को समझो कि जिस भी नाम को हमने एक पहचान के लिए एक नाम दे दिया, किसी भी चीज को नाम तो दिया ही जाता है, हर चीज को नाम दिया जाता है, तो जो भी नाम है वो संज्ञा है। बस यही इसका मतलब है, संज्ञा का मतलब नाम, कोई भी नाम। अब सर्वनाम क्या है? सर्वनाम सामान्य नाम, यानी कि जो मुख्य नाम है उसके लिए कुछ और छोटा सा आसान सा नाम दे दिया, जिसे बार बार लेने में भी आसानी हो जाए। एक मुख्य नाम बार बार नहीं लिया जाता, उसके स्थान पर हमने जो नाम दिया यानी उपनाम, जो दूसरा नाम दिया वो है सामान्य नाम या फिर सर्वार्थ नाम, यानी सबके लिए एक कॉमन नाम या फिर उपनाम, है ना। तो सर्वनाम का मतलब सामान्य नाम, सर्वार्थ नाम या फिर उपनाम। आगे देखें विशेषण। विशेषण का मतलब जो वी होता है ना, वी का मतलब ही विशेष होता है, स्पेशल। विशेषण का मतलब विशेष गुण रखने वाला, उपलब्धि रखने वाला, यह संज्ञा की गुणवत्ता, संज्ञा या सर्वनाम की गुणवत्ता बताने वाला विशेषण होता है। अब आगे देखिए क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता जो बताए वो क्रिया विशेषण, और क्रिया की गुणवत्ता या फिर क्रिया की गुणवत्ता बताए वो क्रिया विशेषण हो। आगे देखिए वर्ण क्या है। वर्ण का मतलब एक तो रंग से भी होता है, काला श्याम वर्ण, कृष्ण को श्याम वर्ण बोलते हैं। गौर वर्ण, सीता राधा जी को गौर वर्ण बोलते हैं, यानी गोरा रंग। तो वर्ण का मतलब रंग से भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अक्षर की, जो हम पढ़ते हैं क ख ग घ, तो उसके ऊपर उसके बारे में बता रही हूँ कि वर्ण का मतलब होता है छोटी इकाई या क्रम में बंधे हुए अक्षर या आवाज को दी गई पहचान। जो हम गले में से आवाज निकालते हैं तो उसको एक पहचान दे दी, आकृति दे दी, जैसे अ निकला तो उसको हमने लिख कर बताया कि ऐसे इसको अ बोलते हैं आवाज को। क बोला तो क को ये आकृति का नाम दे दिया, आकृति की पहचान दे ली। तो जिसको जो आवाज को जो पहचान दी गई वो भी वर्ण हो गया। छोटी इकाई भी बोलते हैं, क्रम में बंधे हुए अक्षर भी बोलते हैं, या फिर इसको रंग भी बोलते हैं, रंग। ठीक है। अब आगे देखिए वाक्य क्या है। वाक्य कहने को बहुत साधारण सी बात होती है कि हम जो भी बोल रहे हैं या जो लिख रहे हैं वो वाक्य। एक्चुअल में वाक्य की डेफिनेशन ये होती है जिसे हम व्याकरण के नियमों के अनुसार बांधकर शब्दों को यथास्थान पर, उचित स्थान पर जब बैठा देते हैं और जब उसे पढ़ते हैं उस वाक्य को, तो उस वाक्य में से सार्थक अर्थ निकलता है, कोई बात का मीनिंग निकलता है। तो जब सार्थक अर्थ जिस वाक्य में से आ रहा होता है उस वाक्य को हम बोलते हैं, उस सेंटेंस को हम बोलते हैं वाक्य। क्लियर है। अब वाक्य को हम देखें, व्याकरण में बंधे हुए शब्दों का समूह, व्याकरण में बंधे हुए शब्दों का समूह जो होता है उसे हम वाक्य बोलते हैं। अब आगे देखिए वाच्य क्या है।
वाच्य वचन, जो मुख से बात कर रहे हैं, मुख से जो बोल रहे हैं, वचन हो गया। मुख से निकले हुए वाक्य, जो सिंपल, इसको और सिंपल करने के लिए मुख से निकले हुए वाक्य, उसे हम वचन बोलते हैं। वचन यानी वाच्य। अब वाच्य आगे देखिए, शब्द क्या है? अक्षरों का समूह शब्द हो गया। अब पद क्या है? सार्थक शब्द। सार्थक शब्द इसलिए ऐसे भी हो सकते हैं, निरर्थक शब्द भी हो सकते हैं, लेकिन पद हम उसे कहते हैं जिसमें से सार्थक अर्थ निकले, उसका कोई मीनिंग हो, उस शब्दों का अर्थ निकले और उससे हम बात को समझ सकें। और वो पद जो है वो कहलाते, वो होते हैं सार्थक शब्द, यानी कि वाक्यों में पिरोए गए शब्द। व्याकरण के नियमों के अनुसार जब एक वाक्य में शब्दों को पिरोया जाता है और उन शब्दों से एक मीनिंग निकल कर आता है, सार्थक अर्थ निकल कर आता है, तब उस वाक्य में पिरोया गया हर एक शब्द पद कहलाता है। इसलिए शब्द और पद के अंतर को समझना जरूरी है व्याकरण की बारीकियां समझने के लिए। तो मुझे लगता है, और हर बार जब भी मैं शब्द और पद की बात करती हूँ तो ये बात मैं हमेशा बताती हूँ कि पद में क्या अंतर है और शब्द में क्या अंतर है। तो इसको समझ लो, हर बार समझ लो और अपने दिमाग में बैठाओ कि पद में क्या अंतर है और शब्द में क्या अंतर है। तो आपको पदबंध बनाने में दिक्कत नहीं होगी। पद परिचय जब देते हैं तब भी आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए पद परिचय और पद बंध को समझने के लिए पद शब्द को समझना जरूरी है। तो आज के जो ये अलग से हटकर विशेष क्लास है, इसको आप संभाल कर अपने पास इसे सेव कर लेना इस वीडियो को, ताकि आपको ये जब भी समझना हो तब आप इसे निकालो और समझ लो, खोल कर देखो और समझ लो। क्योंकि ये वीडियो आपको कॉमन वे में नहीं मिलेगी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये हटकर क्लास लाई हूँ। इसका अभ्यास जरूर करें, इसको बार बार देखें, समझें और हर एक शब्द का होता है अवलोकन करना, उस शब्द को मन में बैठा लेना, मनन करना, वो बहुत ज़रूरी है। शब्दों के मीनिंग को मनन करके उसको अपने आप में आत्मसात कर लेना हमेशा के लिए अपने मन में बैठा लेने वाली बात होती है। जब आपने एक बार किसी मीनिंग को आत्मसात कर लिया तो आप जिंदगी भर उसे नहीं भूलेंगे। तो बस आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करते विराम लेती हूँ। अगले वीडियो की ओर बढ़ते हैं, तब तक के लिए